हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टुडेज क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सभी जल्दी से ज्वाइन कर लें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का हमारा टारगेट है वैशेषिका फिलॉसफी। सो विदाउट वेस्टिंग अवर सिंगल सेकेंड, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड द न्याय दर्शन, राइट। एंड जब न्याय दर्शन की मैंने बात की थी, तब आपको बहुत सारी चीजें बताई थी अबाउट द आउटलाइन, अबाउट द फिलॉसफी। एंड तब एक इंपॉर्टेंट बात ये मैंने की थी आप लोगों से कि किसी भी फिलॉसफी को समझना है तो उसके जो प्रोपाउंडर हैं, उसकी जो एपिस्टेमोलॉजी है, उसके कीवर्ड्स हैं, वो सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट समझनी है। उसमें थ्योरीज क्या है वो समझना है, और लास्ट में एक पर्टिकुलर थ्योरी कॉस्मोस के बारे में क्या बोलती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। ठीक है, वो सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट समझ, राइट। तो वॉइस क्लियर है एकदम। एक पर्टिकुलर थ्योरी चले, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अवर टारगेट इज द वैशेषिका फिलॉसफी। अगर ओवरऑल बात करूं, द फर्स्ट फिलॉसफी वाज द सांख्य दर्शन। सेकंड फिलॉसफी जो थी वो योग थी। जो थर्ड फिलॉसफी है वो क्या है, न्याय है। एंड फोर्थ इज वैशेषिका। तो वैशेषिका पे हमारा आज का टारगेट है। तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज वैशेषिका फिलॉसफी। वैशेषिका कम्स फ्रॉम विशेष क्वालिटीज। वैशेष मतलब स्पेशल एंड यूनिक क्वालिटी। सो वैशेषिका टर्म जो आया है वो विशेष से आया है। तो ओरिजिनेटर ऑफ द वर्ड वैशेषिका कम्स फ्रॉम विशेष। अब यहाँ पे कुछ काम की बातें जो आपको समझ लेनी है। सबसे पहले, हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ दिस फिलॉसफी? हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ दिस फिलॉसफी? कनार्ड, सेज कनार्ड। और इनका ऑल्टरनेट नेम क्या है, अदर नेम क्या है? उलुक और कश्यप। तो एग्जाम में हो सकता है, जैसे ये आपका ये वाला जो सिलेबस है, ये प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर एक क्वेश्चन आ जाए, द प्रोपाउंडर ऑफ द वैशेषिका फिलॉसफी इज, या हो सकता है मैच द फॉलोइंग आ जाए, तो वहां पे आपको कनार्ड ना दिख के उलुक या कश्यप दिखे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है कि एग्जाम में एक नया टर्म आ जाए, द फिलॉसफी ऑफ एटॉमिज्म कम्स अंडर या प्रोपाउंडेड बाय हुम, तब भी आंसर कनार्ड होगा। फिलॉसफी ऑफ एटॉमिज्म यानी परमाणुवाद एंड वैशेषिका, ये तीन टर्म आपस में जुड़े हुए हैं। सो एज सुन एज यू हियर द टर्म वैशेषिका इन योर माइंड, तो तुरंत आपके माइंड में परमाणुवाद आना चाहिए, एटॉमिज्म आना चाहिए, उलुक एंड कनार्ड, राइट। सो दीज आर दी इंट्रोडक्टरी थिंग्स। तो वैशेषिका में अगर आपका 2 मार्कर क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको आंसर में यही लिखना है कि इट वॉज फाउंडेड बाय कनार्ड। नोट करते जाएंगे, ऑथर ऑफ वैशेषिका सूत्र। तो कनार्ड ने कौन सा इसका फंडामेंटल टेक्स्ट लिखा है? वैशेषिका सूत्र इज द फंडामेंटल टेक्स्ट, राइट। उसके बाद फिलॉसफी ऑफ एटॉमिज्म एंड मेटाफिजिकल रिल्म बोला जाता है। व्हाट इज द गोल ऑफ वैशेषिका फिलॉसफी? अब इसमें से 2 मार्कर में 4 लाइन आपको लिखनी है। तो प्रोपाउंडर एंड फिलॉसफी ऑफ एटॉमिज्म एंड गोल इज द अपवर्ग, एंड गोल इज द अपवर्ग। तो अपवर्ग जो वर्ड है वो मैं आपको डे 1 से बता रहा हूं। अपवर्ग इज वेरी कॉमन अमंग द षट दर्शन एंड इट मीन्स लिबरेशन। क्या मीनिंग है इसका? लिबरेशन। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे प्लीज। लिबरेशन इज द वर्ड। एंड मैंने पहली क्लास से आपको बोला है कि मे बी एक 2 मार्कर क्वेश्चन सिर्फ अपवर्ग आ जाए, तो क्या लिखना है? अपवर्ग इज द कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन यूज्ड इन षट दर्शन फिलॉसफी, या कंसेप्ट ऑफ षट दर्शन फिलॉसफी विच मीन्स लिबरेशन। तो यहाँ पे मोक्ष और मुक्ति शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अपवर्ग वर्ड जो है इसका यूज हो रहा है, राइट। एंड वी आर राइटिंग, इट्स अ हिंदी वर्ड, वी आर राइटिंग इट इन इंग्लिश। अब इसमें लेटर वर्क्स क्या है? लेटर वर्क्स है पाशकर वृत्ति बाय शंकर मिश्रा एंड प्रशस्त पद विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पदार्थ धर्म संग्रह। अब ये नाम जो है, ये वर्ड्स जो है, आपको थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम जाएगा, लिखने में प्रॉब्लम जाएगा। तो पहले साउंड क्लियर कर रखेंगे अपना, ध्यान से सुनेंगे। पास्कर वृत्ति और प्रशस्त पद, ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शंकर मिश्रा और पदार्थ धर्म संग्रह, शंकर मिश्रा एंड पदार्थ धर्म संग्रह, राइट। एंड पदार्थ की ये थ्योरी है। अगर हम एटॉमिज्म की बात कर रहे हैं तो एटम से क्या बनेगा? एलिमेंट, एलिमेंट से
अल्टीमेटली कंपाउंड्स, मिक्सचर्स एंड मटेरियल। सो पदार्थ जो है, जो मैटर है, मैटर की थ्योरी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था न्याय फिलॉसफी में, इफ यू रिकॉल इट करेक्टली। सो अल्टीमेटली अब हम पदार्थ के माइक्रो लेवल पे जाके उसका कॉज आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हम कहा किस थ्योरी के अंदर आ चुके हैं? वैशेषिका फिलॉसफी के अंदर आ चुके हैं। करेक्ट। चलिए, तो ये था मेरा 2 मार्कर, एक इंट्रोडक्टरी 2 मार्कर अबाउट द वैशेषिका फिलॉसफी। अगर एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल इसको लिख के आएंगे और आपको 2 में 2 मिलेंगे, ठीक है। चलिए, 2 out of 2 is the shortest 3 or 4 line answer which you can write। 2 मार्कर्स को लिखने के लिए आपको ओवरऑल 1 मिनट का टाइम मिलता है। कितना टाइम मिलता है? 1 मिनट का। पेपर 4 में 16 2 मार्कर्स आते हैं। कितने 2 मार्कर्स आते हैं? 16 2 मार्कर्स आते हैं, याद रखेंगे। पेपर 1 2 3 में 15 2 मार्कर्स आते हैं। पेपर 1 2 3 में 5 10 मार्कर्स आते हैं। पेपर 4 में 4 11 मार्कर्स आते हैं। इससे रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो प्लीज अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया आपको कि वैशेषिका में हम एटॉमिज्म से डील कर रहे हैं, इसका मतलब पदार्थ से डील कर रहे हैं। इसका मतलब जो 7 टाइप ऑफ पदार्थ जो हमने न्याय फिलॉसफी में पढ़े थे, जब हमने न्याय में पढ़ा था तो मैंने ये बात बोली थी कि सेम थ्योरी हम कहाँ यूज करेंगे? वैशेषिका में भी यूज करेंगे। और मैंने ये भी बताया था कि पहले 6 टाइप ऑफ पदार्थ थे, फिर हमने लास्ट में एक पदार्थ ऐड किया था, राइट। तो इसके बारे में भी हमने बात की थी, राइट, कि टोटल 7 पदार्थ हैं। 7th पदार्थ न्याय ने ऐड किया, बाद में वैशेषिका ने भी उसको एक्सेप्ट किया। तो न्याय और वैशेषिका मिला के कितने पदार्थ हैं? दोनों ही में कितने पदार्थ एक्सेप्टेड है? फाइनल 7 टाइप्स ऑफ पदार्थ। तो ये चीजें आपने पिछली क्लास में भी देखी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो पदार्थ क्या है। तो सबसे पहला पदार्थ है द्रव्य, और इसको कोशिश करें इस तरह से ही लिखें। ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। ऑब्वियसली जो इमेजेस हैं वो तो आप नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, बट ट्राई टू राइट इट डाउन इन दिस मैनर इन अ बॉक्स। दिस विल हेल्प यू इन राइटिंग 7 मार्कर आंसर। कैसा आंसर लिखने में मदद करेंगे? 7 मार्कर आंसर लिखने में आपकी हेल्प करेगा। 2 मार्कर में ऑल 7 एलिमेंट्स पूछेगा, मुझे मुश्किल लग रहा है, राइट। द्रव्य के बारे में पूछ सकता है या किसी एक गुण के बारे में पूछ सकता है, बट यह 7 मार्कर में ऑल 7 टाइप्स ऑफ पदार्थ पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू द वैशेषिका फिलॉसफी। वी विल सी दैट, राइट। एंड साथ में जो ये जो सब्सटेंस है, इट इज ऑल टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल मैटर। जो पदार्थ जो हम देख रहे हैं, जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, स्मोक एंड फायर एग्जांपल इन द प्रीवियस क्लास। सो दिस इज फायर विच इज अ which is a inference which we cannot see। जैसे कहीं हमने दूर से फॉरेस्ट फायर देखा या फिर हमने वोल्केनो देखा, तो हमें पता है कि हमें स्मोक दिख रहा है, डस्ट दिख रही है, राइट। इसका मतलब अंदर फायर है, अंदर जो लावा है, इट इज हॉट मेल्टिंग लावा, जो मैग्मा बन के बाहर आता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वहां पे क्या है? फायर है। तो ये फायर है, ये इन्फ्रेंस से हमने देखा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक एग्जाम्पल था। इफ यू रिमेंबर इट करेक्टली, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रमाण्स वी हैव स्टडीड इन द न्याय फिलॉसफी। पिछली क्लास के लेक्चर आप पलटेंगे तो आपको बहुत क्लियर होगा। फिर से हम वही सब बातें करेंगे। एपिस्टेमोलॉजी क्या है, कितने टाइप्स ऑफ प्रमाण एक्सेप्टेड हैं, राइट, कितने टाइप्स ऑफ प्रमाण एक पदार्थ या आपके आंखों के सामने आने वाले एक फिनोमिना को, जो एक मटेरियल फिनोमिना है, जो पदार्थ 7 तरह के पदार्थों से मिलके बना है, उस फिनोमिना को हम एक्सप्लेन करने के लिए कितने वैलिड मींस ऑफ नॉलेज लेंगे, ये हमारी एपिस्टेमोलॉजी कहलाएगी। क्लियर? बहुत अच्छे से मैंने पिछली क्लास में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ पे द्रव्य है, सब्सटेंस है, उसके कुछ गुण हैं। ये गुण जो है सेकंड नंबर, जो 7 टाइप्स ऑफ पदार्थ में उसका गुण भी आता है। सो द्रव्य और गुण अबाउट द फिनोमिना और द मैटर, एंड अल्टीमेटली जो है अग्नि इज द कॉज। ये हम इन्फ्रेंस से बताएंगे। किससे बताएंगे? इन्फ्रेंस से। तो अब हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट कंसर्न ये हो जाता है कि सर, अगर एक 7 मार्कर क्वेश्चन आ जाए अबाउट दी पदार्थ, अबाउट दी सब्सटेंसेस, अबाउट दी द कंपोजिशन ऑफ मैटर, तो हम क्या 7 मार्कर आंसर लिख के आएंगे? और वैशेषिका पे अगर ओवरऑल एक 11 मार्कर आंसर आ जाए, तो सर क्या हमें पदार्थ मेंशन करना है? यस, डेफिनेटली करना है। सो पदार्थ, प्रमाण,
थ्योरी ऑफ एटॉमिज्म, ये तीन पिलर हैं जो वैशेषिका फिलॉसफी की ट्रिनिटी कहलाते हैं। वैशेषिका फिलॉसफी में पदार्थ, प्रमाण और परमाणु, 3 P's, पदार्थ, प्रमाण एंड परमाणु, ये तीन कंसेप्ट आपकी वैशेषिका के कोर कंसेप्ट है। तो ध्यान देना है आपको इस चीज में। क्लियर? तो आपको परमाणु क्लियर होना चाहिए, आपको पदार्थ क्लियर होना चाहिए, और ऑब्वियसली प्रमाण तो आपके हर फिलॉसफी में होते हैं। यहाँ पे लकीली और कोइंसिडेंटली पीपीपी मॉडल तैयार हो गया फॉर दी वैशेषिका। ठीक है, तो इस तीन से याद रख सकते हो कि वैशेषिका आते ही ये ट्रायंगल बना दूंगा, और एक 11 मार्कर में ये फ्लो चार्ट के साइड में मैं ये ट्रायंगल बना के शो कर सकता हूं कि तीन की कंसेप्ट्स हैं, और यहाँ पे थ्योरी ऑफ एटॉमिज्म लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, थ्योरी ऑफ एटॉमिज्म ये भी लिख देंगे ब्रैकेट में, तो काम हो गया आपका। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं 7 मार्कर में क्या लिखना है। तो 7 मार्कर में एक तो मैंने बॉक्स बनवा दिया आपको। कहां बनवाया सर? ये देखिए, यही बॉक्स मैंने अभी आपको बनाने बोला। अब इसको हम सेंटेंस या टेबुलर फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं, राइट? तो चलिए, वैशेषिका क्लासिफाइज ऑल डेट एग्जिस्ट। किसे क्लासिफाई कर रहा है वैशेषिका? ऑल डेट एग्जिस्ट इनटू 7 टाइप्स ऑफ पदार्थ। तो 7 कंपोजिशंस हैं ऑफ द मटेरियल एग्जिस्टेंस। किसके हैं 7 कंपोजिशंस? मटेरियल एग्जिस्टेंस। नोट डाउन करेंगे। द्रव्य मीन्स सब्सटेंस, गुण मीन्स क्वालिटी, कर्म मीन्स एक्शन, सामान्य मीन्स जनरलिटी और द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और द यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेष मीन्स पर्टिकुलैरिटी। और मैंने आपको बताया था वैशेषिका टर्म किससे डिराइव हुआ है? विशेष से डिराइव हुआ है। समवय मीन्स इनहेरेंट क्वालिटीज, और अभाव मीन्स नॉन एग्जिस्टेंट वाले जो 7th डायमेंशन था आपके पदार्थ का, जो आपने न्याय में भी पढ़ा था, वही है 7th डायमेंशन। क्लियर? सो दीज आर दी पॉइंट्स which you need to write along with their meaning. प्लीज मीनिंग के साथ इसको याद करेंगे। और अगर आप टेबुलर फॉर्मेट में आंसर नहीं लिख रहे हैं, अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन में लिख रहे हैं, तो द्रव्य लिख के ब्रैकेट में सब्सटेंस, गुण लिख के ब्रैकेट में क्वालिटी, कर्म के साथ ब्रैकेट में एक्शन, सामान्य के साथ ब्रैकेट में जनरलिटी यूनिवर्सैलिटी, विशेष के साथ पर्टिकुलैरिटी, समवय के साथ इनहेरेंस, अभाव के साथ नॉन एग्जिस्टेंस। अगर एक 2 मार्कर क्वेश्चन आ जाए सर कि द्रव्य कितने प्रकार का होता है, कि द्रव्य कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या आंसर करेंगे? 9 टाइप्स ऑफ द्रव्य आर देयर। सर लेकिन आपने तो ये बताया था कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है। किससे बना है? पंच तत्वों से बना है, जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, राइट, आकाश, ये 5 तत्व हैं। तो ये 5 तत्व किसमें है? साख्य में है। किसमें है? साख्य में है। तो 5 तत्व की जो थ्योरी है, जिससे हम क्रिएटेड है, जैसे हमारी बॉडी है पंच तत्वों से बनी है, तो हम क्या बोलते हैं? पंच तत्वों से बनी है, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पर ग्रॉस मैटर के साथ साथ आत्मा, मन एंड बाकी 2-3 एलिमेंट्स हमारे जो हैं और ऐड हो जाएंगे। 5 + 4 मिला के अल्टीमेटली ये 9 पदार्थ। ठीक है, तो 3-4 पदार्थ आप लोग एग्जाम्पल के लिए नोट डाउन कर लीजिए। एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं है कि डिटेल में जाके 9 टाइप्स ऑफ पदार्थ आपसे पूछेगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट है गुण, क्वालिटी। टोटल 24 टाइप्स ऑफ क्वालिटीज आर देयर। सिर्फ ये याद रखेंगे कि कितनी तरह की होती है। कर्म टोटल 5 प्रकार के होते हैं। जब हम बेसिकली कर्म थ्योरी पढ़ते हैं, तो आदि शंकराचार्य जी जब अद्वैत वेदांत बताएंगे, ठीक है, तब कर्म की 3 कैटेगरीज वो एक्सप्लेन करेंगे। सर हम शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत कब पढ़ेंगे? लास्ट में पढ़ेंगे जब हमारा उत्तर मीमांसा आ जाएगा। तो इसके बाद हमें पढ़ना है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के बाद हमें क्या पढ़ना है? उत्तर मीमांसा। ठीक है, अभी लेकिन इन वैशेषिका कर्म टोटल 5 प्रकार का है। 5 टाइप्स ऑफ कर्मास आर देयर। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, अकुंचन, प्रसारण, गमन। These are the 5 types of karma. These can be asked.
द टाइप्स ऑफ कर्मा अकॉर्डिंग टू द वैशेषिका फिलॉसफी, राइट, द टाइप्स ऑफ कर्मा अकॉर्डिंग टू द वैशेषिका फिलॉसफी, राइट। सो कंटेंट को एकदम फिल्टर्ड वे में मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आपने कोई भी बुक मटेरियल इंटरनेट पढ़ना शुरू किया तो ये टॉपिक शुरू होंगे, खत्म नहीं होंगे। रीजन बीइंग द 6 schools of Hindu philosophies are elaborated a lot in the Indian history, राइट। तो कहीं पर भी आप नेट पे डालेंगे, विकिपीडिया पे डालेंगे, तो एक के बाद एक चीजें चलती चली जाएंगी, राइट। तो ये जो पढ़ाई है जो आप करते हैं, जनरली आप ब्राउज करते हैं, नेट पे पढ़ते हैं, इन जनरल डे टू डे जो आपका होती है स्टडीज, वो नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई होती है। कैसी पढ़ाई होती है सर? नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई। मतलब आप सिर्फ नॉलेज के लिए वो चीजें जान लेते हैं। लेकिन अभी हम किस लिए पढ़ रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो अभी हम सब्जेक्ट के प्यार में ना पढ़ के सब्जेक्ट से उतना ही लगाव रखें जितने से एग्जाम निकल जाए। एक बार एग्जाम क्रैक हो जाए, इंटरव्यू तक आप पहुंच जाएं, निश्चिंत हो जाएं, इंटरव्यू भी अच्छे से चला जाए, 140 मार्क्स आप ले आए इंटरव्यू में। उसके बाद फिर जिस सब्जेक्ट में आपको मास्टरी करनी है, पीएचडी करनी है, डिटेल में पढ़ना है, नॉलेज ओरिएंटेशन रखना है, तो रख सकते हैं। बट इस चीज से बचें, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तो टॉपिक्स को हमेशा ये सोच के पढ़ें। पिछली क्लास में भी बहुत डिटेल में समझाया था, बिफोर स्टार्टिंग टू स्टडी जस्ट मेक योर माइंड क्लियर why we are studying this, what is the utility and what can be asked in the examination। तो अगर आपने ये सवाल खुद से किया तो आपको कंटेंट याद ज्यादा रहेगा। बट सर आप तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं सर, आप बोल रहे हैं कि कंटेंट से प्यार मत करो, लगाव मत रखो, तो याद कैसे रहेगा? तो जनरली ऐसा होता है, जिन चीजों से हमारे लगाव ज्यादा हो जाता है, हम जिसके लिए भावुक हो जाते हैं, उसके बारे में चीजें हमें कम याद रहती हैं। ऐसा होता है, यस इट विल हैपन, 101% इट विल हैपन, राइट। सो हमें इमोशंस को डोमिनेट करने नहीं देना है, राइट। एट्रीब्यूट्स को वर्ड देना है, कंटेंट को वर्ड बाय वर्ड याद रखना है। अदरवाइज आपको सिर्फ इतना याद रहता है, जब आप नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ ये याद रहता है कि मजा बहुत आया। उसके बाद जब मैं बच्चों से बोलता हूँ कि मजा आ गया, बोले हाँ सर, तो याद कर लो और जल्दी से लिख के दिखाओ। बोले सर याद करने में तो प्रॉब्लम होगा सर। मजा आया ना, छोड़िए ना, राइट। सो हमें सिर्फ मजे के लिए नहीं पढ़ना है, एग्जाम के लिए पढ़ना है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा फन, थोड़ा सा आपको फील गुड हो जाए तो समझना इट्स चेरी ऑन द केक, राइट। चलिए, सो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय एंड अभाव, दीज आर दी 7 पदार्थ। और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी कोर्स ज्वाइन किया है, जो फर्स्ट टाइम ये सब पढ़ रहे हैं और एकदम से एंटरप्रेन्योरशिप और एथिक्स जैसे टॉपिक से डील कर रहे हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सालों से पढ़ रहे हैं उन्हें भी ये नहीं आता, भले ही उन्होंने कितनी किताबें पढ़ ली होंगी, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रीड वंस, बट रीड it like you are reading it for the final exam and then it will be etched in your memory forever। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने सर अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने द्रव्य पढ़ा और वैशेषिका पढ़ा, पदार्थ पढ़ा सॉरी, और वैशेषिका पढ़ा। अब क्या करना है नेक्स्ट सर? नेक्स्ट हमें चलना है प्रमाण। तो पिछले केसेस में प्रमाण अलग थे न्याय में, और मैंने हर बार बताया है, हर क्लास में बताया है, as the darshan changes praman changes, as the darshan changes praman changes। तो सर वैशेषिका कितने प्रमाण एक्सेप्ट करता है? only two प्रमाण्स आर एक्सेप्टेड। कौन कौन से सर? प्रत्यक्ष, परसेप्शन एंड अनुमान, इन्फ्रेंस, राइट। प्रत्यक्ष यानी आपने जो आंखों देखा, आंखों देखी जो बोलते हैं परसेप्शन, राइट, लाइव आपने देखा। और दूसरा अनुमान यानी इन्फ्रेंस, यानी इन्फ्रेंस। आजकल क्या हो गया है, एआई वीडियोस आ गए हैं बहुत सारे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे एआई वीडियो सर्कुलेट होते हैं, यस और नो, राइट। तो एआई वीडियोस में आप लोग देख के क्या बोल देते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, ऐसा हो नहीं सकता, राइट। सो आप परसेप्शन
को जज कर सकते हैं कि वेदर इट इज अ रियलिटी और नॉट. सो परसेप्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रमाण और वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज. अनुमान मीन्स इन्फ्रेंस एंड दैट्स अ सिंपल थिंग. जैसे आपने याद करिए कि अभी तो जैसे कुछ बच्चों ने चारवाक पढ़ लिया, कुछ ने नहीं पढ़ा. अगर यहाँ पे चारवाक होते, सुना होगा आपने चारवाक के बारे में काफी कुछ, अगर यहाँ पे चारवाक होते तो वो सिर्फ किसको मानते, सॉरी किसको मानते, प्रत्यक्ष. चारवाक बोलते हैं जो मैं आंखों से देखता हूं वो मानता हूं. तो अगर यहां पर इस सीन में इनके बगल में चारवाक खड़े होते, ये बोलते कि देखो पहाड़ में धुआं है, जंगल में आग लगी, जंगल में धुआं उठ रहा है, तो 100% वहां पे आग होगी. ठीक है. तो यहां पे इन्फ्रेंस से मैंने बोला, लेकिन बगल में चारवाक खड़े होते तो मुझे आग दिख नहीं रही, मैं कैसे मान लूं, और जब तक दिखेगी नहीं मैं मानूंगा नहीं. तो चारवाक के लिए एक ही है प्रमाण, परसेप्शन. वैशेषिका के लिए दो प्रमाण है, दैट इज अनुमान एंड प्रत्यक्ष. क्लियर. तो चलिए शुरू करते हैं. 2 मार्कर क्वेश्चन अगर आ गया तो सिंपल लिखना, वैशेषिका एक्सेप्ट 2 प्रमाण्स. पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान. इतना लिख के आगे बढ़ जाना, ज्यादा थ्योरी देने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर यही क्वेश्चन 7 मार्कर में आ जाए तो क्या लिखेंगे. वैशेषिका एक्सेप्ट्स 2 प्रमाण्स. पहला है प्रत्यक्ष परसेप्शन, डायरेक्ट कॉग्निशन थ्रू सेंसेस, माइंड एंड सोल, तीनों के थ्रू you can perceive, you can feel, you can think about something, a thought which comes whenever I see something. So इस perception में सभी चीजें इंक्लूड है, कंप्लीट परसेप्शन. अनुमान इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन व्याप्ति, इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस. कहने का मतलब है शेयर इन्फ्रेंस स्ट्रक्चर विथ न्याय. मतलब बेसिकली हम यहाँ पे इन्फ्रेंसेस निकालने के लिए एक एनालॉजी का यूज करेंगे, मतलब एक मिलता जुलता सिनेरियो यूज करेंगे. राइट. सेम सिचुएशन, एग्जाम्पल इन मेमोरी, कि अच्छा जैसे वहां देखा था वैसा ही, लाइक दैट. तो ये जो हम यूज कर रहे हैं इसको हम व्याप्ति बोलते हैं. इस चीज को हम क्या बोलते हैं, व्याप्ति बोलते हैं. ठीक है. तो इन चीजों का ध्यान रखना. तो कितने तरह के प्रमाण हैं यहाँ पर, 2 तरह के प्रमाण हैं. पहला है वैशेषिका, पहला है प्रत्यक्ष और दूसरा है अनुमान. ठीक है. प्रमाण में सिर्फ 2 मार्कर आएगा, 7 मार्कर आने के चांसेस कम है, बट अगर आ गया तो भी 4-5 लाइन मैंने आपको दे दिए, काम हो जाएगा. तो P पदार्थ डन, P प्रमाण डन. थर्ड P ऑफ द ट्रायंगल इज व्हाट, आरंभवाद, थ्योरी ऑफ कॉजेशन. थर्ड P इज द परमाणुवाद. ये वाली थ्योरी हम पहले करते हैं, फिर हम आरंभवाद पे आएंगे. ठीक है. चलिए. सो आरंभवाद क्या बोलता है, परमाणुवाद क्या बोलता है, द थ्योरी ऑफ एटॉमिज्म, दैट ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ परमाणु. परमाणु. ठीक है. दैट इज द फाइनेस्ट फंडामेंटल एंटिटी जिसपे पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस बेसिकली बना हुआ है, सरवाइव कर रहा है, सस्टेन कर रहा है. परमाणुवाद को कई बार अणुवाद भी बोला जाता है, तो इसको लेके परेशान ना हो कि सर अणुवाद बोल दिया या परम अणुवाद बोल दिया. परमाणु इज नथिंग बट परम अणुवाद, बोथ मींस एटॉमिज्म. क्लियर. तो सर क्या लिखना है ये बता दीजिए. देखिए पहली बात तो ये क्वेश्चन आपको 7 मार्कर में आ सकता है, 2 मार्कर में भी आएगा तो पहली 2 लाइन बस लिख देना, खत्म. 7 मार्कर में आएगा तो आगे के 3-4 पॉइंट्स और दिए मैंने, ये लिख सकते हैं. परमाणुवाद 11 मार्कर में आए और आपके लिए 2 पेज का क्वेश्चन हो जाए, ये चांसेस बहुत कम है, बट अगर आ जाए तो कुछ नहीं करना. 3P स्ट्रक्चर जो मैंने PPP मॉडल ऑफ वैशेषिका बताया है, पदार्थ, प्रमाण एंड परमाणु, तीनों को एक्सप्लेन कर देना. स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एटॉमिज्म, परमाणुवाद, और उसके बाद इनके बेस और पे कॉजेशन पे चले जाना, और बेसिकली उसके सब्सटेंस पे चले जाना कि कैसे परमाणु आपस में जुड़ते हैं और पदार्थ बनाते हैं. And to understand this theory, we must be very clear that we are accepting only 2 types of praman. Then only we have arrived at the theory of atoms. ठीक है. तो PPP मॉडल से 11 मार्कर डील कर सकते हो, 2 पेज का आंसर लिखना है. सो मेरा पर्सनल सोचना है कि आपको सिर्फ टारगेटेड स्टडी करनी चाहिए और आपका स्कोर
बेटर आएगा और आपको मानसिक संतुष्टि रहेगी कि यस जो पढ़ा वो लिख पाया। ठीक है, चलिए, एटॉमिज्म मीन्स all physical substances are composed of indivisible, eternal and imperceptible particles called parmanu. A parmanu is not visible with naked eye. This is very important, that it is imperceptible, which cannot be seen by naked eye, but yes, that parmanu exists, right? Because atom का dimensions तो बहुत छोटे होते हैं, right? Less than nanometer होता है। अपन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, right? डन। चलिए, मैसेज आ रहे हैं बच्चों के कि सर एटॉमिज्म थोड़ा अच्छे से पढ़ा दीजिए। कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं हम, डरने की कोई बात नहीं है, वर्ड सुन के एकदम डरने और घबराने की बात नहीं है। ठीक है, चलो, एटॉमिज्म, परमाणुवाद, जितनी भी फिजिकल सब्सटेंसेस हैं वो पदार्थों से बने हैं, और सारे फिजिकल सब्सटेंसेस जो 7 टाइप्स ऑफ पदार्थ से बने हैं उनका जो फंडामेंटल बेस है, जो इम्परसेप्टिबल पार्टिकल है, वो है परमाणु, अणु, एटम। दूसरी बात, मटेरियल यूनिवर्स इज क्रिएटेड थ्रू द कॉम्बिनेशन एंड सेपरेशन ऑफ एटम्स। कहने का मतलब, दीज एटम्स कंबाइन टुगेदर इन अ पर्टिकुलर proportion, right, in a particular proportion, and finally they are creating the material universe, and they are finally creating the material universe. So there are how many types of atoms? तो जिस तरह के तत्व हैं उसी तरह के परमाणु हैं। तो वैशेषिका बोलता है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एटम, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। अब यहां पे पंच तत्व में लास्ट क्या होता है? ईथर होता है, आकाश होता है, उसको यहां पे कंसिडर नहीं कर रहे, बिकॉज दैट इज द स्पेस। स्पेस में वैक्यूम है, मैटर नहीं है, ये बात हमें पता है। तो हम इस एक्सेप्ट कर सकते हैं इस थ्योरी को कि अल्टीमेटली एटम्स जो है मल्टीपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होता है। तो जो द्रव्य था, द्रव्य 7 टाइप्स ऑफ पदार्थ की पहली कैटेगरी थी। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, हम जो पढ़ चुके हैं, बहुत कम पढ़ा है हमने, लेकिन कॉन्क्रीट पढ़ा है, रिलेवेंट टू एग्जाम पढ़ा है, ध्यान देंगे। पदार्थ 7 टाइप्स के थे, 1 2 3 4 5 6 7। उसमें से पहला टाइप था द्रव्य। द्रव्य टोटल 9 टाइप्स के थे। 9 टाइप्स में से हमारे पास अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, ये तो थे द्रव्य में, अभी पढ़ के भी बताया था मैंने आपको इन प्रीवियस स्लाइड्स, राइट। यहां पे हम कह रहे हैं कि एटम्स 4 तरह से कंबाइन होके बेसिक एंटिटी बनाते हैं, जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। ऑब्वियसली इस सब में स्टेट्स ऑफ मैटर अलग है, सबका बेसिकली कंपोजिशन अलग है, हर चीज डिफरेंट है, बट ये बेसिक तत्व हमने सांख्य में भी माने हैं। उसमें से हम आकाश को माइनस कर देंगे, तो ये 4 बेसिक चीजें हम मानते हैं कि हमारे एटम्स कंबाइन करके बनाते हैं, और फिर इन तत्वों से, इन द्रव्यों से आगे की चीजें क्रिएट होती हैं। तो एटम इम्परसेप्टिबल है, एटम मटेरियल यूनिवर्स का बेसिकली कॉज है, उसी के कॉम्बिनेशन और सेग्रीगेशन से चीजें बनती हैं। तो क्रिएशन जो होता है एटम्स के एग्रीगेशन से होता है, नेक्स्ट पॉइंट 7 मार्कर में हम लिखेंगे। डिस्ट्रक्शन जब होता है तो इन्हीं एटम्स का डिसइंटीग्रेशन होने से होता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, atom possesses विशेष particularity and making each unique। तो जो एटम्स हैं वो एक स्पेसिफिक पेक्युलैरिटी बोलना चाहिए या पर्टिकुलैरिटी बोल सकते हैं, वो उसे एक यूनिक बनाती है। तो विशेष भी एक कैरेक्टरिस्टिक है अमंग द 7 टाइप ऑफ पदार्थ, अमंग द 7 टाइप्स ऑफ पदार्थ। अब हमने ये बोला कि एटम्स कंबाइन होते हैं अलग अलग फॉर्म में और अलग अलग कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। अब बेसिक सी बात है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, यस और नो। जैसे सॉल्ट की मैं बात करूं तो NaCl, 2 अलग अलग एलिमेंट्स के एक एक एटम जो है कंबाइन होगा तो NaCl बना देगा, क्लियर। और फिर वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एंड ऑल, प्लस माइनस, वो तो खैर केमिस्ट्री की डिटेल।
बट यहां पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वो शब्द क्या है, दिव्यानुक और त्रयानुक, ये फिलॉसफी में वर्ड यूज किए गए। कहने का मतलब जब बाइनरी दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो डायड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? डायड्स। एंड जब तीन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं एटम्स के तो वो ट्रायड्स बनते हैं। बहुत फंडामेंटल चीज है, बट वैशेषिका में ये सब चीजें दी हुई हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज से ऑलमोस्ट 2500 साल पहले या 2000 साल पहले ये सारी बातें हो रही हैं इन द इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, आप कह सकते हैं। राइट, ऑल दिस थिंग्स आर ऑलरेडी देयर। तो एटॉमिक थ्योरी जो कि साइंटिफिक थ्योरी है, जो केमिस्ट्री से कनेक्ट करती है, जो फिजिक्स से कनेक्ट करती है, ये पूरी की पूरी थ्योरी आपकी किस स्कूल ऑफ फिलॉसफी में दी हुई है? वैशेषिका में। तो यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस स्कूल ऑफ फिलॉसफी इन हिंदू ट्रेडिशन, इन षट दर्शन। बात समझ में आई आपको? सो आपने लॉजिक को समझा न्याय में, आपने एटम को समझा वैशेषिका में। तो दिस इज परमाणुवाद। दिस यू कैन राइट अ वेरी गुड 7 मार्कर आंसर, वेल प्रायोरिटाइज्ड पॉइंट्स, well bold keywords, all these keywords will make your answer very very scoring। तो ये हो गया आपका क्या? परमाणुवाद। तो अब हमने पदार्थ, परमाणु एंड आपके वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण, तीनों कर लिए। अब हम इस फिलॉसफी की सिंगल थ्योरी है जिसको बोलेंगे आरंभवाद। जिसको क्या बोलेंगे? आरंभवाद। राइट। तो सांख्य में हमने पढ़ा था सत्कार्यवाद कि इफेक्ट एग्जिस्ट इन द कॉज, यानी जो पॉट है वो क्ले में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यही था। द कॉज होल्ड्स द इफेक्ट, द इफेक्ट इज प्री एग्जिस्टेंट इन द कॉज। लेकिन आज हम इस चीज को निगेट करेंगे। तो आज हम क्या बोलेंगे सर? आज हम बोलेंगे आरंभवाद। कहने का क्या मतलब है? द इफेक्ट इज द न्यू बिगनिंग। आज हम ये बोलेंगे द इफेक्ट इज द न्यू बिगनिंग, and this is the key line of आरंभवाद। it is also called as the theory of causation। तो यहां पे हम ये बोलेंगे कि if A produces B, if A leads to B, B is not pre-existent in A, B is not pre-existent in A, but yes, A is the cause of B and B is the new beginning, and B is the new beginning। कहानी क्लियर है आपकी? चलिए, तो आरंभवाद ये कहता है, ध्यान देंगे इस बात का। तो आरंभवाद क्या कहता है? आरंभवाद ये बोलता है कि जो कॉज है उससे इफेक्ट आएगा, यानी मड यानी क्ले से पॉट बनेगा। ये पॉट एक न्यू क्रिएशन है। ये पॉट क्या है? एक न्यू क्रिएशन है। एंड इफेक्ट इज नॉट प्री एग्जिस्टेंट इन कॉज। सिंपल सी लाइन है, सिर्फ नॉट ही ऐड करना है सत्कार्यवाद में। द इफेक्ट इज नॉट प्री एग्जिस्टेंट इन द कॉज एंड दैट्स व्हाई इफेक्ट इज द रियल न्यू बिगिनिंग। बस इतना ही तो ऐड करना था, थ्योरी कंप्लीट। सर बस इतनी सी बात थी? यस, वेरी सिंपल। इतना आप समझ गए, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। तो कॉज एंड इफेक्ट तो है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ध्यान देंगे, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर पॉट क्ले से बन रहा है तो क्ले बिगनिंग तो न्यू हो गई बट कॉज क्ले ही है। इसका मतलब कॉज एंड इफेक्ट अभी भी है बट इफेक्ट इज नॉट प्री एग्जिस्टेंट इन द कॉज। बस ये दो लाइन हमें समझ लेना है। कॉज, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉपी में लिख लेंगे, नोट में अपने ऐड कर लेंगे। कॉज लीड्स टू इफेक्ट, ट्रू। इफेक्ट इज नॉट प्री एग्जिस्टेंट इन द कॉज, ट्रू। टू स्टेटमेंट्स दिए, दोनों ट्रू। पहला स्टेटमेंट, cause has nothing to do with the effect, false। effect is there pre-existent in the cause, false। दोनों स्टेटमेंट देखिए, बाद में मैंने दोनों इनकरेक्ट बोले, पहले मैंने दोनों करेक्ट बोले। कहानी क्लियर? तो चलिए इसको लिख लेते हैं एक 2 मार्कर आंसर की तरह। आरंभवाद क्या है? थ्योरी ऑफ कॉजेशन। इस थ्योरी में
अगर आपका कोई 7 मार्कर क्वेश्चन आ जाए, आरंभवाद में इससे ज्यादा कुछ है नहीं, एज सच मटेरियली इसमें इतना ही है, बट अगर क्वेश्चन आ जाए तो कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी आप थ्योरी ऑफ एटॉमिज्म से कनेक्ट कर देंगे। किससे? परमाणुवाद से। तो जब परमाणु ये बोल रहा है कि सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, और लेकिन जब दोनों मिले तो नमक बन गया, तो ये जो सॉल्ट बना ये न्यू बिगनिंग है। तो अभी जब आपने थ्योरी ऑफ एटॉमिज्म पढ़ा तो आपने क्या बोला कि जब दो A1 एंड A2 एटम मिलेंगे तो डायड बनेगा, एक न्यू कंपोनेंट बनेगा। डायटॉमिक है तो उसको हम डायड दिव्यंकु बोलेंगे, डायड बोलेंगे, और ये एक न्यू बिगनिंग है। ये क्या है? एक न्यू बिगनिंग है। सो द प्रॉपर्टी शोन बाय दिस aggregation of atom has the cause in the combination of both the atoms, but the ultimate property of this combination is a new beginning because it is not shown or appearing in the individual atoms, because it is not shown or appearing individually in the atoms. कहानी क्लियर? 100%। चलिए, और कोई कमेंट आ रहा है? किसी को कोई डाउट? एनीवन? नहीं, चलिए, वेरी गुड। सो आरंभवाद की थ्योरी भी हमने कंप्लीट कर ली, राइट। सो आरंभवाद, परमाणुवाद, पदार्थ एंड प्रमाण, 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। वैशेषिका बहुत छोटी फिलॉसफी है और टू द पॉइंट हमने इसको कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हमने पहली लाइन क्या लिखी? इट सपोर्ट्स आरंभवाद, effect is a new beginning and not pre-existent. It opposes सांख्य सत्कारवाद, effect is real but not pre-existent in the cause। बस इतना लिख के आ जाना है आपको आराम से 2 मार्कर मिलेंगे। अगर आपको 7 मार्कर आ जाए तो क्या बोला मैंने? आरंभवाद के साथ परमाणुवाद जोड़ देना। अगर आपके पास 11 मार्कर आ जाए तो पदार्थवाद प्लस प्रमाणवाद प्लस आरंभवाद प्लस परमाणुवाद, 4 कंसेप्ट समझा देना और आपका 11 मार्कर कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो इस ट्रायंगल में जो हमने ट्रायंगल बनाया था, पीपीपी, प्रमाण, पदार्थ, परमाणु, और बीच में जो कॉम्बिनेशन है आरंभ, इस तरह से याद रख सकते हो फॉर द वैशेषिका फिलॉसफी। इस तरह से याद रख सकते हो फॉर द वैशेषिका फिलॉसफी। डन? चलो, अब जो 2-3 इंपॉर्टेंट छोटे छोटे वर्ड्स हैं, अदृष्टा कॉस्मोलॉजी। अदृष्टा कॉस्मोलॉजी मतलब यूनिवर्स ऑपरेट्स अंडर अदृष्टा यानी मॉरल लॉ। एक छोटा सा टर्म है वैशेषिका में 2 मार्कर में, राइट। एक छोटा सा टर्म है वैशेषिका में 2 मार्कर में जिसको हम बोलते हैं अदृष्टा। अदृष्टा का मतलब है कि आपके जो इमोशंस, जैसे हम बोलते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जहां पे सारे इमोशंस स्टोर होते हैं, जहां मेमोरी स्टोर होती है। ऐसे हम बोलेंगे तो हमारी बॉडी में ऐसा कहीं दिखेगा नहीं। ब्रेन में हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे एक पार्ट है जो मेमोरी को ऑपरेट करने में हेल्प कर रहा है। अगर वहां कोई इंजरी हो जाए तो मेमोरी लॉस हो जाता है। बट एज सच मेमोरी इनकोडेड स्टोर्ड कहां है वो तो हम नहीं देख सकते, अदृष्टा है। तो उसी तरह से वैशेषिका में एक बात बोली गई कि बहुत सारी चीज अनसीन मॉरल लॉ है। जैसे हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। गुरु नानक जी ने क्या बोला? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। क्या बोला? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमें नहीं करना चाहिए। तो मैं सवाल कर सकता हूं कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्या बेनिफिट है उसके? तो सवाल का आंसर ये है कि देयर इज अनसीन मॉरल लॉ। Morality is not tangible, it is intangible, it is unseen, but it can be felt, but it can be felt। बात समझ रहे हैं आप? सो अदृष्टा शब्द से ही मतलब समझ गए आप, which cannot be seen, unseen moral law, which cannot be seen or unseen moral law। तो 2 मार्कर में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखेंगे। तो यूनिवर्स ऑपरेट्स अंडर अदृष्टा अनसीन मॉरल लॉ लिंकिंग कर्मा विद द कॉस्मिक ऑर्डर।
तो यहां पे क्या कनेक्शन बन रहा है? कर्मा का और कॉस्मिक ऑर्डर का कनेक्शन बन रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। souls are eternal, distinct and bound by karma until liberation. Souls are eternal, distinct and bound by karma until liberation. कहानी क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट छोटा सा, सोल एंड कॉन्शियसनेस के बारे में क्या बोला है? द आत्म एटर्नल, ऑल परवेसिव, नॉन मटेरियल, एटॉमिक माइंड इनेबलिंग, एंड मन का मतलब क्या है? एटॉमिक माइंड इनेबलिंग कॉग्निशन, एंड कॉन्शियसनेस अराइजेस फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ आत्म, मन, इंद्रिय और अर्थ या पदार्थ। तो कॉन्शियसनेस जो है इज एन एग्रीगेट ऑफ, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, 11 मार्कर में आ जाए तो उलझना मत, उलझना बिल्कुल मत कि सोल ये होती है, कॉन्शियसनेस ये होती है, मैं बताया जा रहा हूं वैशेषिका के बारे में, कोई जरूरत नहीं। ये लिख सकते हो, अपवर्ग इसका गोल है, जो हर फिलॉसफी का गोल होता है लिबरेशन, तो इसका भी गोल लिबरेशन एज सेसेशन ऑफ सफरिंग, यही बात बोल रहा है मैं, दुख खत्म करना है, यही हमारा गोल है। पाथ क्या है? नॉलेज ऑफ द पदार्था लीड्स टू फ्रीडम। तो अल्टीमेटली हमने पहली क्लास में 6 स्कूल्स की जो टेबल बनाई थी उसमें भी यही लिखा था कि वैशेषिका बोलता है कि अगर जो पदार्थ, 7 टाइप्स ऑफ पदार्थ हैं, अल्टीमेटली सबके बेस में परमाणु है, अगर हमें ये नॉलेज आ गया तो फिर हम लिबरेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे पदार्थ क्रिएट जो हो रहे हैं परमाणु से, वो लॉ ऑफ कॉजेशन से हो रहे हैं, बट उस कॉजेशन में आरंभवाद है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है? अगर एक छोटा सा सवाल पूछूं आपको, कॉन्शियसनेस, मन, आत्मा या गॉड से रिलेटेड, तो इसमें सिंपल सी बात है, अगर एक छोटा सा सवाल पूछूं कि गॉड और यूनिवर्स के बीच में आरंभवाद होगा कि सत्कार्यवाद होगा, वैशेषिका क्या बोलेगी? वैशेषिका बोलेगी कि ईश्वर ने यूनिवर्स बनाया, बट ईश्वर यूनिवर्स नहीं है, या यूनिवर्स गॉड में प्री एग्जिस्टेंट था, यह भी गलत है। कहानी क्लियर? समझ गए आप लोग? कितनी आसान बात है, देखिए 2 शब्दों में आपकी कंसेप्ट क्लियर। अभी हम बोलते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई, सिंपल स्टेटमेंट है, हम हिंदू हैं, हम ये सब बातें करते रहते हैं, कहीं भी मौका मिलता है तो छोड़ते नहीं है, बाकायदगी तो हमारे खून में है। तो गॉड ने यूनिवर्स बनाया, लेकिन यूनिवर्स गॉड में प्री एग्जिस्टेंट नहीं है, यूनिवर्स गॉड में प्री एग्जिस्टेंट नहीं है, बस यही तो था आरंभवाद। तो अगर आप चाहें तो 11 मार्कर में ये लाइन लिख सकते हैं, that the God or the eternal entity created the universe, but it is not pre-existent in the God. अद्वैत वेदांत क्या बोलता है? कि ब्रह्म ही जगत है, ब्रह्म ही मटेरियल कॉज है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, बट आपने सुना होगा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरा। तो ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही जगत है। इंडिविजुअल सोल इज ऑल्सो सेम एज दी कॉस्मिक सोल। माया के कारण, व्हील के कारण, उस पर्दे के कारण जो अज्ञान से आती है, हमें जगत दिखता है, ब्रह्म नहीं दिखता, बस इतनी सी बात बोली गई। तो वहां पे जगत का मटेरियल कॉज भी ब्रह्म है और इफेक्टिव कॉज भी ब्रह्म है। इफेक्टिव मतलब जिसके कारण हो रहा है, कॉज के कारण ही तो इफेक्ट हो रहा है। तो गॉड इज द कॉज, यूनिवर्स इज द इफेक्ट, बट इफेक्ट इज नॉट प्री एग्जिस्टेंट इन दी गॉड। I hope you understood this point. I tried to make you understand with the help of a knack, a trick, right? तो कितनी simply I tried to slide it down into your mind कि जल्दी से आप समझ जाएं कि क्या पूरी थ्योरी। तो अगर आप किसी वैशेषिका वाले से मिलें या वैशेषिका के बारे में बात करें, तो आपको सिर्फ यही बोलना है कि यस, ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ईश्वर, लेकिन ये आप नहीं बोल सकते कि सृष्टि ईश्वर में पहले से थी। सृष्टि एक नई रचना है, सृष्टि एक नया आरंभ है। दिस इज वॉट यू मस्ट अंडरस्टैंड। क्लियर? चलिए, सो दिस वाज द लास्ट पेज ऑफ एथिक्स एंड लिबरेशन। यहां भी अपवर्ग पाथ शुरू हुआ, कॉन्शियसनेस शुरू हुई है, मन, आत्मा, इनके बारे में बात हुई है, राइट? अदृष्टा का कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया। अदृष्टा का मतलब क्या है, राइट? कि बेसिकली अदृष्टा में कर्मा जो है वो स्टोर होते हैं, आपके कर्म संचित होते जाते हैं। आप बोलते हैं ना कि हम स्वर्ग में जाएंगे
या नर्क में जाएंगे, ये आपके कर्मों से डिसाइड होता है। और कर्म क्या लेखा जोखा चित्रगुप्त महाराज डिसाइड करते हैं। तो यमराज आपको वहां लेके जाएंगे, फिर चित्रगुप्त जी बताएंगे कि भाई इसके पॉजिटिव कर्म इतने हैं, निगेटिव कर्मा इतने हैं, इसका बैलेंस निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो नीचे की जो 84 या 84 लाख जितनी भी योनियां है वॉटेवर, उसमें से कहीं जाके इसको फिट कर दो। तो यमराज बोलेंगे ठीक है, अगली बार इसको यहां भेज देते हैं। तो ये जो अकाउंट है ये इनविजिबल है, imperceptible है, इट्स देयर, दैट कार्मिक रिकॉर्ड इज देयर, स्टोर्ड समवेयर, कहां? imperceptible, वही अदृष्टा है। तो वही हम बात कर रहे हैं, अदृष्टा कॉज के अनसीन इफेक्ट। मतलब अगर हम कोई इमोरल एक्ट करते हैं, हम गुस्सा भी करते हैं, हम क्रोध भी करते हैं, हम काम यानी डिजायर भी करते हैं, तो उसका हमें अनसीन इफेक्ट भुगतना पड़ता है, चाहे हम माने या ना माने। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि कितने लोग हैं जो करप्शन करते हैं या गलत काम करके आगे बढ़ते हैं, बट हम तो उनको बहुत सक्सेसफुल देखते हैं, तो उनका हमें इफेक्ट तो दिख नहीं रहा, राइट? क्यों नहीं दिख रहा? हमें वो सुखी ही क्यों दिख रहे हैं जो गलत काम करते हैं? बहुत से ऐसे मॉरल डिलेमा के क्वेश्चन आपके माइंड में उठते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यस, दोज एक्ट्स आर बीइंग स्टोर्ड समवेयर एंड गोइंग टू मैनिफेस्ट। तो आदि शंकराचार्य जी ने बोला है कि कर्म जो होते हैं संचित होते हैं, कुछ प्रेजेंट में फल देते हैं और कुछ प्रेजेंट के कर्म आगे जाके फल देते हैं। तो जब आप प्रेजेंट में सुख भोग रहे हैं और गलत काम करते हुए सुख भोग रहे हैं, तो ये मत समझना कि आपके जो गलत कर्म हैं, जो निगेटिव कर्मास हैं, वो आगे इफेक्ट नहीं देंगे। वो स्टोर हो रहे हैं, वो आगे इफेक्ट देंगे। अभी जो आप भोग रहे हो, आपके पुराने संचित कर्म यानी एक्यूमुलेटेड गुड कर्मास का रिजल्ट आप प्रेजेंट में भोग रहे हो। तो वो ह्यूमन बीइंग एक सेल्फ डिसीविंग परसेप्शन में जीता है कि मैं कुछ भी कर लूं, मेरी सिचुएशन तो पॉजिटिव है, मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, और उसकी जिंदगी देख के दूसरे भी गलत काम करने के लिए इंस्पायर हो जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपको सुख भोगना है। बट यस, दोज कर्मास विच आर बीइंग क्रिएटेड इन द प्रेजेंट विल डेफिनेटली गिव इफेक्ट इन द फ्यूचर। ये होना है। तो वो कहां स्टोर हो रहे हैं? अनसीन, अदृष्टा जो फिनोमिना है वहां पे स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अदृष्टा का कॉन्सेप्ट, राइट, एंड गॉड एंड जो यूनिवर्स है उसमें कॉज एंड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, एटॉमिज्म, परमाणुवाद, आरंभवाद, कॉज एंड इफेक्ट बट इफेक्ट इज नॉट प्री एग्जिस्टेंट, टू टाइप्स ऑफ प्रमाण, कौन कौन से? प्रत्यक्ष एंड अनुमान, and then 7 types of padarth. This is all about the Vaisheshika philosophy given by whom? By sage Kannad. ठीक है, so this was the philosophy Vaisheshika and I hope आप लोगों ने ये philosophy 100% पढ़ ली होगी, समझ ली, आज अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे, नहीं बनाए हैं तो प्लीज नोट्स बना लो, राइट, एंड रिवाइज कर लो। एंड इफ यू वांट टू प्रैक्टिस क्वेश्चन जस्ट आस्क मी, आई विल गिव यू 2 मार्कर और 7 मार्कर टू प्रैक्टिस। तो आज ये टॉपिक को फिनिश कर देना, कंप्लीट कर देना। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड लक फॉर योर स्टडीज।